हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी का प्रीलिम्स 2020 का पेपर। इसका पूरा डिस्कशन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन और उनके आंसर्स क्या हैं विथ एक्सप्लेनेशन। किस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, उसको भी आज हम एनालाइज करेंगे। देखिए, पूरा ये प्रीलिम्स का पेपर जो होता है, इसका टाइमिंग 2 घंटे मिलता है आपको। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, तो आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबर के टोटल हो जाएंगे। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना रहता है। इसमें आपको 4 सेट अलग अलग, मतलब इससे ऐसे दिए जाते हैं कि पहले सेट ए बी सी डी के रूप में दिया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए फेमस है। तो ये तो बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि पन्ना क्यों फेमस है। तो पन्ना डायमंड के लिए, हीरे के लिए फेमस है। याद रखिएगा। मैग्नीज, अगर मैग्नीज पूछा जाए तो यहाँ पर क्या फेमस है, कौन सा क्षेत्र फेमस है मैग्नीज के लिए। मलास खंड, बालाघाट। संगमरमर जो होता है वो जबलपुर में मिलता है। अभ्रक झाबुआ में मिलता है। तो इस तरीके का, मतलब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपने एमपीपीएससी का पेपर पहली बार दिया है, तो याद रखिएगा कि मिनरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। फिर चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है, सिंध बेसिन से संबंधित है, गंगा बेसिन से संबंधित है, यमुना से है या ताप्ती से है। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। तो आप ताप्ती इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चंबल नहर बेसिन की बात की गई है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, यमुना होगा, ना कि ताप्ती होगा और ना ही गंगा होगा। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा ये। जो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो चंबल नदी पर स्थित है। जो राणा सांगा परियोजना है वो भी चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और जो गांधी सागर है वो भी कहाँ पर है, चंबल नदी पर स्थित है। तो आपसे अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो याद रखिएगा आंसर होगा गेहूँ। वीट जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल है। वैसे अगर यहाँ पर सोयाबीन दिया होता तो कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि सोयाबीन प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का रैंक फर्स्ट है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। चावल कहाँ अधिक होता है, तो यूपी में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर चावल की पैदावार अधिक होती है। जो बाजरा है, बाजरा की प्रोडक्शन में राजस्थान का फर्स्ट रैंक है। और अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है 2023 के एग्ज़ाम में, क्योंकि 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। याद रखिएगा, इसीलिए जो बाजरा है वो मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है। तो देखिए, गन्ना व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसल है, केला भी व्यापारिक फसल है, लेकिन जो बाजरा है ये मोटे अनाज की फसल है और ये व्यापारिक फसल नहीं है। याद रखिएगा इसका आंसर होगा बाजरा। अब हम बात कर लेते हैं गन्ना। तो गन्ना आपको कहाँ अधिक मिलेगा, यूपी में मिलेगा। कपास महाराष्ट्र में मिलेगा। और केले के लिए जो एक जिला एक उत्पाद है, इसके तहत जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है वहाँ का केला बहुत अधिक फेमस है और उसे एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ था। यहाँ पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित राज्यों और उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करना है कि ये जो मुख्यमंत्री के नाम दिए गए हैं वो उनका संबंध किस राज्यों से रहा है। सबसे पहला नाम है पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी और चरण सिंह। देखिए, जब ये पैटर्न जो है वो यूपीएससी एग्ज़ाम का है, तो अब एमपीपीएससी भी यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और अब थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का जो लेवल है उसे डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सीधा सीधा ना पूछ के यहाँ पर जोड़ी में लाने को बोला गया है।
तो पीवी नरसिम्हा राव इसका जो आंसर था, इसमें विकल्प देख लीजिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको एक या दो आंसर भी पता है तो फिर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे जो पीवी नरसिम्हा राव है तो इनका संबंध था आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश, तो हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में भी सेकंड दिया है और डी में भी फर्स्ट का आंसर सेकंड दिया है। अब नेक्स्ट नाम दिया है मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई का संबंध कहाँ से रहा है, तो मोरारजी देसाई का संबंध रहा है बम्बई से, और फर्स्ट वाले हमने कहाँ देखा था, ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या क्या हो जाएगा, जो पीवी नरसिम्हा राव है उनका संबंध है आंध्र प्रदेश से, मोरारजी देसाई का संबंध है बॉम्बे से, और इसके अतिरिक्त फिर थर्ड नंबर पे है एच डी देवगौड़ा। तो एच डी देवगौड़ा कहाँ के थे, तो ये तो साउथ में कर्नाटका से संबंधित हैं। चौधरी चरण सिंह कहाँ के हैं, तो ये यूपी से संबंधित हैं, और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से संबंधित हैं। इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, तदर्थ न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कि ए सही है और सेकंड गलत है। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, ना कि अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा ए, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप ये वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा महारत्न कंपनी की श्रेणी में नहीं आता है। कुल मिला के सिंपली ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो महारत्न कंपनी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जो भेल है वो क्या है, वो तो महारत्न कंपनी में आती है। कोल इंडिया लिमिटेड, तो ये भी आती है। फिर ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है। लेकिन जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो महारत्न कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनियां, जैसे जो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है वो 13 कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी का स्टेटस कब मिलता है, किस किस तरीके से मिलता है, किस कंपनी को महारत्न कंपनी घोषित किया जा सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी एक तरीके से टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी गवर्नर और भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं, ये इसका आंसर होगा, याद रखिएगा इसको। फिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो NBFCs होते हैं, तो NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पेश की गई थी। मतलब जो NBFCs है उनके लिए लोकपाल योजना कब आई थी, तो 2018, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। मेन यहाँ पर डेट है, डेट याद रखना है आपको, 23 फरवरी 2018। तो ये एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेट वाला क्वेश्चन है। तो जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो कब लॉन्च हुई है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा 23 फरवरी 2018। फिर जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है वो है फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट हुआ था। तो देखिए, अब 2021 के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो म्यांमार ऐसा देश था जहां पर तख्ता पलट हुआ था। यहाँ पर कौन प्रमुख था, आंग सान सू की। तो आंग सान सू की को गिरफ्तार करके सेना का शासन आया था म्यांमार में। तो याद रखिएगा कि इस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन कि किस देश में सरकार बदली है, कहाँ पर क्या इलेक्शंस हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लुसाने में स्थित है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता था, तो ये होगा कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 की बात है ये। कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने व्यक्तिगत खेल में क्या दिया था, ओलंपिक में कोई सा पदक जीता था। सॉरी।
मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो याद रखिएगा, जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो क्या है, दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जो एकलव्य पुरस्कार होता है ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो भी क्या, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके के अवार्ड से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के सेक्शन सिलेबस में अलग से अवार्ड को और खेल को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से खेलों से पूछा गया है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश की जो राज्य तीरंदाजी एकेडमी है ये कहाँ पर स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे और भारत की संचित निधि में संदेह हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि जो कैग होता है संघ या किसी राज्य में कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं की परीक्षा करने के लिए रिपोर्ट का प्राधिकारी होगा। तो ये प्रश्न दिया गया है, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही होंगे। यहाँ पर जो कैग होता है वो रिपोर्ट भी बनाता है और अन्य राज्यों से संबंधित जो प्रावधान है पूरा तैयार करके रिपोर्ट सबमिट करता है। तो इसके बारे में, कैग के बारे में आपको डिटेल में पता होगा तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के जो कैग हैं वो कौन है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा उनका क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, अभी के अध्यक्ष नहीं पूछा है, ना ही उपाध्यक्ष पूछा है, यहाँ पर प्रथम पूछा गया है। तो जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन जो मुख्यमंत्री होते हैं वही होते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, जल्दी जल्दी में जब हम एग्ज़ाम में प्रेशर के दौरान क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हाँ और नहीं में ध्यान नहीं दे पाते। आपको सबसे पहला आपके जो पढ़ने की हैबिट में ये चीज़ इंक्लूड करनी है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है उसको अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के प्रभारी, ये तीनों तो जो समिति होती है उसमें होते हैं मानव अधिकार की, लेकिन राज्यपाल इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। फिर पूछा है जो एनजीटी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो एनजीटी के किसी भी निर्णय को कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कितने दिनों तक दायर कर सकता है? तो याद रखिएगा, 90 दिन तक एनजीटी में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? अपील दायर कर सकता है। फिर राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की गई? तो ये इजी क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013, उसके तहत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? आपने हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, एमपी हिस्ट्री अब तो अलग से दी गई है सिलेबस में। वो हैं दोस्त मोहम्मद खान। जो दोस्त मोहम्मद खां है वो भोपाल राज्य के संस्थापक थे। राजा वीर देव सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत भी हुआ था कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी थी गहौरा। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बांधवगढ़ माना था, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका आंसर गहौरा ही माना गया था। तो आप देख सकते हैं कि आपको एमपी हिस्ट्री को कितना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब आपको सीधे सीधे सिंपली क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा गहराइयों में जाके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसका था? तो जैसे यूपीएससी इस तरीके के हिस्ट्री के स्टेटमेंट पूछता है, उसी आधार पे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो मांडू विजय दक्षिण की विजय की कुंजी का आधार था, ये जो कथन था ये अमीर खुसरो का था।
आपने अमीर खुसरो के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आई थिंक से ये वाला क्वेश्चन तो आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन तो मेरा भी गलत हुआ था। तो याद रखिएगा कि एन मुल्क मुल्तानी मैंने आंसर किया था, लेकिन आंसर इसका क्या है, अमीर खुसरो है। भीमबेटिका की खोज किसने की थी, तो भीमबेटिका की खोज की थी विष्णुधर वाकटकर ने। याद रखिएगा ये नाम, विष्णुधर वाकटकर ने भीमबेटिका की खोज की थी। भीमबेटिका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 2003 में किया गया था। भीमबेटिका कहाँ पर स्थित है, तो ये रायसेन में स्थित है, ये भी याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है भील, लेकिन यदि जनसमूह के आधार पर देखा जाए तो आंसर होगा गौंड। याद रखिएगा। सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलाना है कौन कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो स्टेपीज पाई जाती है रूस में, पियरीज पाए जाते हैं यूएसए में, वेल्स ऑस्ट्रेलिया और डाउन्स अफ्रीका। याद रखिएगा ये ज्योग्राफी से रिलेटेड करेंट ज्योग्राफी के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैंने पढ़ाया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो चूंकि आप MPPSC का पेपर दे रहे हैं, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप आंसर मध्य प्रदेश लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकांश इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर मध्य प्रदेश होता है। वैसे तो ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इन केस यदि आपको नहीं पता होता है तो आप इस तरीके का रिस्क ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए फिर से नहीं है पूछा है, तो सबसे पहले हम नहीं है को मार्क कर लेंगे। यहाँ आपको नेशनल पार्क मिलाना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर नहीं है, तो अंसी नेशनल पार्क कर्नाटका में, ये बिल्कुल सही है। बालपक्रम मेघालय में है, ये भी सही है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, ये भी ट्रू है। लेकिन चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित नहीं है। आपको सर्च करके बताना है कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। आप जानते होंगे इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। जिस तरीके से जो रूर है वो जर्मनी में है और काफ़ी अधिक फेमस है मिनरल्स के लिए, वैसे ही छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडारों के लिए बहुत ही फेमस है। फिर निम्नलिखित कथन दिए हैं, यहाँ पर हमें बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। पंजाब, हरियाणा, यूपी भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सुअपवाहित उर्वरक भूमि शीतकाल में 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 75 डिग्री औसत वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अब इसमें आपको सही आंसर बताना है, तो जो सही आंसर है वो है सॉरी ए और आर दोनों सही हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पद्मश्री भूरीबाई को चूंकि पद्मश्री अवार्ड मिला था इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। इनका संबंध किससे है, तो ये एक फेमस चित्रकार हैं, याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म, चूंकि कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो ये प्रश्न पूछा गया इनसे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, विदिशा जिले में हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर, ये सब मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। जो 750 मेगावाट का सोलर प्लांट बना है ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ये किस जिले में स्थित है, तो ये रीवा में स्थित है। फिर मिजोरम में स्थित फोंग गई नेशनल पार्क को किस अन्य नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, तो ये जो फोंगपुई नेशनल पार्क है इसको नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। देखिए नेशनल पार्क से 2 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। चोरा चोरी शताब्दी समारोह आपको याद होगा कि 1921 में फरवरी में ही हुआ था।
चोरा चोरी समारोह, तो इसको क्या किया गया था, 2021 में इसकी वर्षगांठ थी, इसीलिए क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट आ रहे हैं आप उसको बिल्कुल अलग से नोट करते जाइए, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे धोलावीरा, धोलावीरा क्यों चर्चा में रहा, तो आपको प्रीलिम्स में या मेंस में पूछ सकता है कि धोलावीरा का संबंध किस सभ्यता से है, क्योंकि धोलावीरा को जो 40वें नंबर का यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। या फिर राखीगढ़ी अभी चर्चा में रहा था, तो राखीगढ़ी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रह के चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय किया जाता है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष होगा, या उससे पहले जो भी पहले आता है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करके या स्व हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है ए, पहला और दूसरा। तीसरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी को अपना संबोधन देंगे और वही इनको इस्तीफा दिला सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है वो सही है। फिर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची और प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, तो जो इसका आंसर है वो है सूची सेकंड प्रविष्टि 37। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 फरवरी 1994। याद रखिएगा 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, तो कैसे की जा सकती है, इसमें आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मुझे थोड़ा स्पीड में बताना पड़ेगा। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118(3). इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, और इस पेपर को सॉल्व कराने का पर्पस यही है, क्योंकि कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके सिलेबस को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब तक तो आप कुछ भी पढ़ते जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 1956 का एक्ट तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर धारा भी याद रखिएगा। धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कवि बाल कवि वैरागी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, चूँकि बाल कवि वैरागी जी भी करेंट अफेयर में थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो इनका जो नाम था, वास्तविक नाम, वो था नंदराम दास। 7 सागर, 9 नारायण और 64 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। यहाँ पर महादेव की बात आ रही है, तो महाकाल नगरी जो होगी वो उज्जैन होगी आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपनाया था, तो जो धनपाल थे उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। राजा भोज और एमपीपीएससी का एक भी पेपर ऐसा नहीं है जहां पर राजा भोज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। फिर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम क्या था, तो सांची का पुराना नाम पूछा है काकनाड। तो देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक क्वेश्चन भीमबेटका से आ गया और एक क्वेश्चन सांची से आ गया। अब हम खजुराहो और देखेंगे, तीनों यूनेस्को साइट से क्वेश्चन पूछा गया है। टाट्या भील का जो नाम था, वास्तविक नाम क्या था, तो टांट्या। ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूटेड था, एमपीपीएससी में इसके 2 आंसर माने गए थे, लेकिन आपको याद रखना है कि आंसर टांट्या होगा। सॉरी। जेनेटिक कोड की विशेषताएं पूछी गई थी, तो ये एक यूनिवर्सल कोड होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 20 अमीनो एसिड होते हैं। ये अनियतवापी गैर स्पष्ट होता है। यहाँ पर जो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है,
तो चूंकि ये नेशनल वायरोलॉजिकल सेंटर है तो कोविड के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा, वैक्सीनेशन के कारण, तो ये पुणे में स्थित है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु एक टास्क फोर्स का टाई अप साइन किया था? तो ये किया था नॉर्वे के साथ में, याद रखिएगा। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो 30 से 40%, चाहे वो स्टैटिक ही पूछा गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया है। आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस कराने पर कौन कौन सा, मतलब आम और नीलम, नीलम और अल्फांसो, इनके मध्य में यदि क्रॉस कराया जाता है तो कौन से आम की वो प्रजाति तैयार होती है? तो इसका आंसर होगा रत्ना। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही माना जाएगा, क्योंकि जनरली इतनी गहराई में एग्रीकल्चर वालों के अलावा ये फैक्ट नहीं पता रहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जानकारी हेतु जननी सुरक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो आंसर पहला ही है, माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, ये कथन किसका था? तो डॉक्टर मजूमदार है, एसएन सेन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन, इसको भी याद रखिएगा। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्वक दृष्टि से नहीं देखता है? ये हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो स्टेटमेंट से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से किस तरीके के थोड़े डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर था डब्ल्यू.एच. रसल। डब्ल्यू.एच. रसल का कथन था ये। भारत की आत्मनिर्भरता समाज का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। सॉरी। 1956 के पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो ये थे 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की कब समाप्ति की गई? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1971 है इसका आंसर। फिर व्योममित्र नाम से कौन भेजेगा रोबोट? किस संगठन ने व्योममित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया है? तो ये किया है इसरो ने, भारत की आन बान शान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गार्टनर के अकॉर्डिंग जो 4 चरण परिपक्वता मॉडल है, तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो इसमें आंसर होगा इसका ट्री। इसमें एक्चुअली ट्री और ग्राफ दोनों को आंसर माना गया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv6 प्रोटोकॉल में IP पते को परिभाषित करता है, तो इसमें कितने बिट होते हैं? 128 बिट होते हैं। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में पूर्वानुमान लगाता है, तो ये होगा सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? न्यूनतम पूछा है ना कि अधिकतम, तो न्यूनतम में हो जाएगा नागालैंड। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कास्टिक सोडा, जो होता है वो कच्चे माल की तरह फर्टिलाइजर में यूज नहीं होता है। फिर पूछा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो एल्ब्रोस है वो एशिया में है, ये गलत है, याद रखिएगा, बाकी सब सही है। फिर पूछा है मिलान करना है, तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा डेनमार्क। अन्न उत्पादन में क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। और बागानी कृषि में कौन हो जाएगा? बागानी कृषि में होगा मलेशिया। और फल उत्पादन में होगा फ्रांस, तो इसका आंसर होगा ए। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा की संभावनाएं अधिक हैं?
तो पवन ऊर्जा आपको तटीय क्षेत्रों में मिलेगी। तो इन राज्यों में तटीय क्षेत्र हैं तमिलनाडु और पंजाब। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो आपको भी अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य काल में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है जो बुद्धघोष का सामंत पाशादिका ग्रंथ था, उसमें इसका वर्णन मिलता है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो सिंधु देश की राजधानी थी अरोण। मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीर किसकी रचना है? तो ये रचना है साकी मुस्तैद खा। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन गलत हुए थे। पन्ही और उपानह का उल्लेख है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे मिलता है, तो ये किसके संदर्भ में मिलता है? तो ये थोड़ा सा आपने बुंदेलखंडी में सुना भी होगा कि वो पन्ही पन्ही ऐसा कुछ बोला जाता है। तो इनका संबंध किससे है? जूते से था, याद रखिएगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1919 के एक्ट के तहत विधायिका का अंतिम निर्वाचन कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर माना गया था फ्रैंक एंथोनी। याद रखिएगा, फ्रैंक एंथोनी है, यहाँ पर अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, उपाध्यक्ष की बात हो रही है। प्रथम उपसभापति की बात हो रही है, ना कि उपाध्यक्ष की। फिर पूछा गया है कि कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की सूचना के संबंध में सही है? तो ये होता है राष्ट्रपति का आशय। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का आशय। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध किस तरीके से होता है? तो पूरी तरीके से होता है, पूर्ण निषेध होता है। भारत के संविधान के 368 के संबंध में यहाँ पर क्या सही है? तो यहाँ पर आंसर होगा ए सही है, लेकिन 2 गलत है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो जो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन से मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या वो किसी और राज्य के भी रहे हैं। तो ये वाले पोर्शन में जो पॉलिटी वाला पार्ट है एमपी का, ये आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं रहे हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं रहे की बात की गई है। तो जो मोतीलाल वोरा और दिग्विजय सिंह है, ये आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा ए और बी, 1 और 2 उसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बताना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा की जो सही कार्यवाही होगी, तो इसका आंसर होगा सबसे पहले शपथ दी जाएगी, शपथ का प्रतिज्ञान होगा, उसके बाद में अभिभाषण होगा, फिर मंत्रियों का परिचय दिया जाएगा और फिर निधन संबंधी जानकारी दी जाएगी। आंसर होगा 20 का। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों और न्यायमूर्तियों में से भारत के कौन से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो A.K. पटनायक, R.V. रविंद्रन और A.K. माथुर तो रहे हैं, लेकिन जो न्यायमूर्ति S.K. झा हैं वो नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो 243 1 याद रखिएगा, इसमें इसका वर्णन किया गया है। फिर मध्य प्रदेश के कुल वनों का कितना प्रतिशत भाग सागौन वृक्षों में पाया जाता है? तो लगभग 20%। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको पेपर में ही मिल गया, क्योंकि ये सागौन वाला क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। फिर बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी का उद्गम विंध्यन पहाड़ियों से होता है, जो विंध्यन पहाड़ियाँ होती है वहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत जो तापमान होता है वो कैसे बढ़ता है? तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होता है? बढ़ता है।
अधात्विक खनिज कौन सा है? तो इन सारे खनिजों में चांदी, सीसा, मैग्नीज ये धात्विक खनिज है, लेकिन जो संगमरमर है वो अधात्विक खनिज है। मध्य प्रदेश में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 जोड़ी, मतलब 24 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज किस लिए किया जाता है? तो ये स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो मर्स, सॉर्स, कोविड-19, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा गया है, तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो माध्यमिक मेमोरी नहीं है। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर होगा बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा, ये है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। जो ब्लू फिश है वो ब्लू फिश किस प्रकार का होता है? तो ब्लू फिश जो है वो प्रकार है किसका? सिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। आंसर होगा ए। प्यूमा का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एब्रीविएशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। इसका आंसर होगा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। याद रखिएगा, ये प्यूमा का फुल फॉर्म है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये है बालाघाट में। याद रखिएगा 1021 है बालाघाट में। उसके बाद में ये बालाघाट आंसर होगा। फिर मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना था? तो देखिए 2020 का एग्जाम है और 2016-17 का विकास दर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम ये इतना आइडिया तो नहीं रहता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 34.14 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो नो डाउट ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। हीरा जो पहला क्वेश्चन था वो भी डायमंड से ही पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा हीरा। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इजी क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित है ये। आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? तो आकांक्षा योजना का जो संबंध है वो ST/SC छात्र छात्राओं की प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये 100 क्वेश्चन थे, 2020 का प्रीलिम्स का पेपर था। इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्कीम से कैसे पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश के स्टैटिक पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी स्तर पर आप अपनी तैयारी करें, मध्य प्रदेश के MCQs डेली डिस्कस करें और करंट अफेयर को डेली के डेली ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम के पहले